हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बेजल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका लिटरेरी मूवमेंट अबाउट रोमांटिसिज्म। तो ये रोमांटिसिज्म क्या है? क्या ये सिर्फ लवर्स के बारे में बात चल रही है यहाँ पे? एब्सोल्युटली नॉट। हम यहाँ पे किसी प्रेम कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। रोमांटिसिज्म आपका सिर्फ एक लिटरेरी मूवमेंट नहीं था, ये एक बड़ा इमोशनल अपराइजिंग था उस दुनिया के खिलाफ जो बहुत रिजिड थी, बहुत मैकेनिकल थी और जरूरत से ज्यादा रीजनेबल बन चुकी थी। लेट 18th सेंचुरी में आपका जो यूरोप था उस टाइम तक वो बहुत ही तेजी से बदल रहा था और लोग बाग है ना उस स्पेस पे संभल नहीं पा रहे थे। जो किंग वगैरह थे वो अपनी जो उनका एकदम फर्म रूल होता है उसको रूल नहीं कर पा रहे थे। दे इंडल्ज देमसेल्व्स इन देयर पर्सनल सेटिस्फेक्शन। मशीन्स आपकी न्यू इन्वेंशंस आ रहे थे और वॉर वगैरह भी आपके स्टार्ट होने ही वाले थे। तो सिटीज क्या हो गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में, पूरा पॉल्यूशन से बढ़ चुकी थी। और जो नॉर्मल कॉमन लोग है, कॉमन जनता है, आम लोग है, वो पहली बार अपने इन सारी चीज़ों के ऊपर ये जो डेवलपमेंट के नाम पे, जो इन्वेंशन के नाम पे, जो रोज के रोज आपके न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा था, अब इसके ऊपर सवाल पूछने लगे थे। तो इसी स्टॉर्म के बीच में एक नए तरह के पोएट सामने आए। ऐसे पोएट जो मानते थे कि दिल रूल से ज्यादा, आपका इमोशंस आपके रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेचर किसी भी आपके रूल हो या चर्च हो या किंग हो, इन सबसे ज्यादा आपको हील कर सकती है। ये लोग के रूल के थ्रू थ्रू आप हील नहीं कर सकते खुद को। तो इमेजिनेशन से भागने की बजाय ये इंपॉर्टेंट है कि ऑनेस्टी के साथ में, ट्रुथ के साथ में आप इसको एक्सप्लोर करो। तो 1798 में आपका हुआ क्या था यहाँ पे? 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने जब लिरिकल बलाड्स को पब्लिश किया, तब आपका इसको मार्क किया गया बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिसिज्म, या आप रोमांटिक पीरियड बोल सकते हो। अब पोएट्री एकदम से हीरोइक कुप्लेट्स को छोड़कर अब एक शेफर्ड की सिंपल वॉइस की तरफ फोकस करने लग गई। एक चाइल्डहुड इनोसेंस, यानी कि एक बच्चे की नज़र से वो अपने माउंटेन्स वगैरह पे, इस तरह के आपके जो भी पेस्टोरल इमेजरी है उसके ऊपर बात करने लग गई। इंडिविजुअल थिंकर, इंडिविजुअल के ऊपर फोकस बढ़ा। तो ये इंग्लिश लिटरेचर का फ्रीडम मूवमेंट था, जहां पे कहाँ से फ्रीडम मिल रहा है? रूल से फ्रीडम मिल रहा है। लॉजिक के जो आपका प्रेशर था, लॉजिक के तले जो भी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब उस लॉजिक से इनको आज़ादी मिल रही है। आर्टिफिशियलिटी से पूरी तरह से अब ये फ्री हो चुके थे यहाँ पे। सो दे वर फोकसिंग ऑन देयर इंडिविजुअल थॉट्स। तो रोमांटिसिज्म ने उन सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ऑनर किया जो आपके पहले वाले न्यू क्लासिकल एज ने इग्नोर की। और वो क्या थी? इमोशंस, इंट्यूशन, आपके ड्रीम्स, चाइल्डहुड, इंडिविजुअल, आपका जो भी इंडिविजुअलिटी है, फ्रीडम है, इन सारी चीजों के ऊपर। तो ये लिटरेचर का आंसर था उन सारे बड़े रेवोल्यूशंस को जो पॉलिटिकल, आर्टिस्टिक और स्पिरिचुअल थे यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए रोमांटिसिज्म को आपका ज्यादातर बोला भी जाता है द एज ऑफ इमेजिनेशन या फिर एज ऑफ रेवोल्यूशन की तरह यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप इसका देखो इंट्रोडक्शन वगैरह समझो इसको। रोमांटिसिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट था जो रफली अराउंड 1798 या 1837 के बीच में, आपका ये अर्ली विक्टोरियन पीरियड तक आपकी इसकी शुरुआत होती है। तो 1798 से लिरिकल बलाड्स की पब्लिकेशन के साथ में इसको स्टार्ट कर दिया गया था यहाँ पे। तो रोमांटिसिज्म मूवमेंट एक्चुअली एक रिएक्शन था न्यू क्लासिकल रूल्स के खिलाफ। उस एज में लिटरेचर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता था। हीरोइक कुप्लेट्स, लॉजिकल स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, हर लाइन में करेक्टनेस करेक्टनेस करेक्टनेस। तो रोमांटिक्स ने साफ साफ बोला कि बस अब करो यार, बस अब बहुत हो गया। अब पोएट्री को वापस से रिवाइव करते हैं, इसको वापस से फीलिंग्स देते हैं। तो उनका मानना था कि लिटरेचर में इमोशंस होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिश परफेक्शन नहीं हो सकती पोएट्री आपकी। इसीलिए रोमांटिसिज्म ने सेलिब्रेट किया इमोशंस और आपके इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम वगैरह को। इस मूवमेंट में हार्ट को, आपके दिल और आपके दिल को आपके दिमाग से ऊपर रखा गया, लॉजिक के ऊपर रखा गया। तो नेचर यहाँ सिर्फ आपका लैंडस्केप नहीं है, बल्कि वो आपका एक टीचर है, हीलर है और स्पिरिचुअल गाइड बन गया यहाँ पे। तो ये एरा आपका एज ऑफ रेवोल्यूशन इसीलिए बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये समझना है यहाँ पे। अब ये देखो, आपका जब ये 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था। पहली बार कॉमन लोग ने एक किसी किंग को यहाँ पे हटाया था थ्रू अ रेवोल्यूशन। तो ये बात पोएट्स को बहुत ही डीपली इंस्पायर करने वाली इंस्पिरेशन लगी यहाँ पे।
उन्हें लगा कि हर इंसान की डिग्निटी होती है और सोसाइटी में सच बदलने की शक्ति होती है। तो वर्ड्सवर्थ भी शुरुआत में रेवोल्यूशन को एडमायर करते थे। उन्हें लगा कि ये तो एक एक अगर हम ऐसे रेवोल्यूशन वगैरह करेंगे तो हम एक बहुत ही यूटोपियन वर्ल्ड क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन और राइजिंग डेमोक्रेटिक स्पिरिट का बात करें यहाँ पे, तो ये क्या बात की थी, अमेरिका की इंडिपेंडेंस ने पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि फ्रीडम मूवमेंट्स सच में जीत सकती है। तो पोएट्स को क्या मिला, उनको भी एक होप मिला, उम्मीद मिली कि अगर कॉलोनीज बदल सकती है तो सोसाइटी क्यों नहीं बदल सकती, सोसाइटी भी बदल सकती है। तो डेमोक्रेसी, फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स, अब ये जो हवा थी, जो इनका ये रेवोल्यूशन था, अब ये यूरोप तक पहुंचने लगा। फिर बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पॉल्यूशन, मैकेनाइजेशन, पोएट्स और नेचर। तो फैक्ट्रीज बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, धुआं, भीड़, चाइल्ड लेबर, ये सब ने आपके हर एक आपका रोज का लाइफस्टाइल बन गया, मैकेनिकल लाइफ को बना दिया उन लोगों ने, ये सारे डेवलपमेंट्स ने। तो अब रोमांटिक पोएट्स को लगा कि इंसान की जो सोल है हमारे अंदर का, हमारा आत्मसम्मान है, ये दब रहा है, सप्रेस हो रहा है। इसीलिए वो अब यहाँ से कब भाग रहे थे, अब वो सिटी लाइफ से वापस नेचर की तरफ लौटने लगे। अब ये फोकस करने लगे माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट और खुले आसमानों के ऊपर। तो नेचर उनके लिए एस्केप नहीं बल्कि एक हीलिंग स्पेस बना था, जहां ये भागना नहीं चाह रहे थे बल्कि खुद को हील करना चाह रहे थे। वॉर, सोशल अनरेस्ट, पॉवर्टी एंड रैपिड अर्बनाइजेशन शुक ट्रेडिशनल वैल्यूज। तो जो आपके नेपोलियनिक वॉर्स थे और जो आपके कोलैप्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी और वर्कर सफर कर रहे थे, तो दुनिया क्या है, आपका जो वर्ल्ड था, इट हैड बिकम अनस्टेबल। ओल्ड बिलीव्स, ट्रेडिशनल सिस्टम सब टूट चुके थे आपके। तो रोमांटिक पोएट्री एक तरह का एस्केप भी थी और प्रोटेस्ट भी थी, जहां पे आपको पेन भी दिखाई दे रहा है और न्यू ड्रीम्स भी दिखाई दे रही है। अब न्यू फिलोसॉफी, रिटर्न टू नेचर प्लस ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस। तो रोमांटिक्स का जो बिलीफ था वो बहुत साफ था कि नेचर आपके मन को हील करता है। हर इंसान की जो अपनी डिग्निटी और राइट होती है यहाँ पे, वो उसके खुद के होते हैं, एंड इमेजिनेशन इज सेक्रेड। तो ये सच देखने का एक बहुत ही अलग ही डीप उनका एक तरीका था, जरिया था यहाँ पे। फिर आप आ जाओ यहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। तो ये बात कर रहा है कोलैप्स ऑफ फेथ इन मोनार्की एंड रिजिड क्लास स्ट्रक्चर्स को लेके। अब नाउ पीपल नो लॉन्गर ब्लाइंडली ट्रस्टेड किंग्स और फिक्स सोशल क्लासेस। अब ये आइडिया क्या था, ये आइडिया था कि जो हर रोज के हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी लाइफ भी मैटर करती है, सिर्फ और सिर्फ आपके रिच लोग या अमीर लोग नहीं मैटर करते, इवन every sort of an individual matters in the society. Rise of common man as political and poetic subject. अब इस एज से पहले पोएट्री वाज ऑल अबाउट गॉड्स, किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स। अब रोमांटिक्स ने क्या किया, रोमांटिक्स दे रोट अबाउट फार्मर, चिल्ड्रन, शेफर्ड्स, मदर्स और ऑर्डिनरी वर्कर्स के बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। अब उनके इमोशंस को भी इंपॉर्टेंस मिल रहा था। वर्ड्सवर्थ इवन सेड पोएट्री इज द वॉइस ऑफ ऑर्डिनरी मैन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो ये क्या था, इट वॉज द रिएक्शन अगेंस्ट मैकेनाइजेशन एंड डीह्यूमनाइजेशन। तो मशीन्स जो कर रही थी वो उसका क्या कर रहा था, वो प्रोडक्शन तो इंक्रीज करी थी, लेकिन अब उन्होंने ह्यूमन स्पिरिट को मार दिया था। सो पीपल बिकेम मैकेनिकल। तो रोमांटिक्स पूछ रहे थे, दे आस्क्ड व्हाट अबाउट द हार्ट। अब दिल का क्या करे, इमोशंस का क्या करे, व्हाट अबाउट आवर इनर लाइफ, हमारे अंदर का सोल का क्या करे। सो रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन फोक कल्चर, मिडाइवलिज्म, सुपरस्टिशन, लेजेंड्स। अब ये जो आपके रोमांटिक्स होते थे, ये दे लव्ड ओल्ड टेल्स, जो नाइट्स की होती थी, मिथ्स की होती थी, बलाड्स की होती थी, हॉन्टेड स्टोरीज की होती थी। पर क्यों, बिकॉज दीज स्टोरीज कैरिड इमेजिनेशन। यहाँ पे आपको इनोसेंस देखने के लिए मिलेगा, हैरानी देखने के लिए मिलेंगी। ये वो सारी क्वालिटीज है जो आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सब खत्म हो चुकी थी, इसलिए उनको ये बहुत अच्छे लगते थे, ये सारी आपकी जो पुरानी स्टोरीज थी, फोकलोर्स वगैरह थे। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। तो ये एज आपकी चिल्ला चिल्ला के चीख कर पुकार कर रही थी कि फील फ्रीली, थिंक फ्रीली, लिव फ्रीली। तो पोएट्स एम्ब्रेस कर रहे थे इस फिलोसॉफी को। ये सेल्फ एक्सप्रेशन बना और ये सेल्फ एक्सप्रेशन ही आपके रोमांटिसिज्म का सेंटर बना। इसी के ऊपर आपके सारे के सारे मेजॉरिटी लिटरेचर प्रोड्यूस किए गए थे। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करो तो रोमांटिक जो राइटर्स थे उन्होंने इमोशंस को ज्यादा तवज्जो दिया, ना कि रीजन के। कंपेयर करोगे तो रोमांटिक्स का मानना था कि हार्ट, जो हमारा दिल होता है, ये ज्यादा गहरे सच को पास पहुंचता है, ये ज्यादा गहरे सच को बता सकता है देन प्योर लॉजिक। वर्ड्सवर्थ ने फेमसली आपके पोएट्री को डिफाइन किया था कैसे, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो अगर आप यहाँ पे वाली चीज को समझोगे तो वर्ड्सवर्थ का जो टिंटन एबे है ये कोई आर्ग्यूमेंट या फॉर्मल ऐसे तो नहीं है, बल्कि क्या है, एक फ्लो है। किस चीज का? एक मेमोरी का, एक याद का, जहां पे ये ग्रेटिट्यूड भी शो कर रहे हैं और अपने पर्सनल इमोशंस के बारे में भी बात कर रहे हैं। सिमिलरली कीट्स के ऑटो मेलंकनी में कीट्स के एक्सप्लोर कर रहे थे इमोशंस को, जो आपके प्रायोरिटाइज कर रहे थे यहाँ पे इमोशंस को रादर देन रीजन को। रीजन क्या बन जाता है उनकी ऑटो मेलंकनी में? वो सेकेंडरी बन जाता है। तो आपको ये मानना है कि रोमांटिक्स दिस ट्रस्टेड इंट्यूशन, फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अपने अंदर के एक्सपीरियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे मोर देन रूल्स और रैशनल स्ट्रक्चर। फिर ये बात करते हैं इमेजिनेशन एज सुप्रीम फैकल्टी। अब रोमांटिक्स के लिए इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं था कि दिन दिन में सपने ले रहे हैं यहाँ पे, नहीं, बल्कि ये एक आपका क्रिएटिव डिवाइन पावर था जो रियलिटी को शेप करती है। कॉलरिज ने इमेजिनेशन को बोला था क्या? सिंथेटिक फैकल्टी। क्या बोला यहाँ पे? सुप्रीम फैकल्टी या फिर सिंथेटिक फैकल्टी? इट वॉज स्पोकन बाय, सॉरी, कॉलरिज ने बोला था ये, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये वो आपकी फैकल्टी है जो यूनाइट करती है आपकी बाहरी दुनिया को आपके अंदर की दुनिया से। हमारे अंदर की दुनिया क्या है? जो हमारे अंदर के माइंड में चल रही होती है। तो जैसे अब ये कॉलरिज का जो वर्क था कुबला खान, इट इज बेस्ड ऑन प्योर इमेजिनेशन। ड्रीम लाइक एलिगरी है ना, ड्रीम लाइक इमेजेस यूज किए, सुपर नेचुरल लैंडस्केप्स है वहां पे, कोई लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा आपका कुबला खान। तो वो सेम चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है। शैले का ऑटो द वेस्ट विंड, वो भी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड ऑन है, जहां पे वो विंड को कैसे इमेजिन कर रहे हैं? एज अ डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर और प्रॉफिट की तरह। तो ये सब क्या है? दे आर ऑल सिंबल्स, सिंबॉलिक है पूरा पोएम। तो इमेजिनेशन ने अलाउ किया पोएट्स को टू गो बियॉन्ड ऑर्डिनरी लाइफ। फिर आता है रेवरेंस फॉर नेचर एज टीचर, हीलर, मॉरल गाइड। अब नेचर यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ सीनरी नहीं था, बल्कि ये एक आपका लिविंग फोर्स बना जिसने हमको सिखाया कि कैसे हम हील करते हैं, हमें कैसे कंफर्ट मिलता है, और ये हमें इन सबको करने के अलावा गाइड भी करता है। एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे टिंटन एबे में, वर्ड्सवर्थ ने बोला था कि नेचर क्या देता है उनको? नेचर गिव्स हिम ट्रैंक्विल रिस्टोरेशन। प्रेल्यूड में नेचर को बताया गया है कि इट शेप्स द पोएट्स एंटायर मॉरल एंड इमोशनल ग्रोथ। और कीट्स अपने टू ऑटम में या ऑटो नाइटिंगेल में नेचर कीट्स के लिए डोरवे बन जाता है फॉर ब्यूटी एंड ट्रुथ। तो रोमांटिक्स को यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से जो एस्केप करने का जरिया मिला वो उनकी पोइट्री के थ्रू मिला, और वो दे रिटर्न टू फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स एंड मीडोज। तो ये सारा पेस्टोरल थीम्स उनकी वर्क्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। सेलिब्रेट्स चाइल्डहुड, इनोसेंस, प्योरिटी एंड इंट्यूशन। तो रोमांटिक्स का मानना था कि जो बच्चे होते हैं दे आर क्लोजर टू ट्रुथ, क्योंकि वो इतने पवित्र होते हैं, तो वो गॉड के पास भी होते हैं, दे आर क्लोजर टू ट्रूथ, प्योरिटी और स्पिरिचुअल इंसाइट उनके पास ज्यादा होती है अडल्ट से कंपैरेटिवली। वो इंसाइट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो अपने एक्सपीरियंस के चलते वो कैपेबिलिटी होती है, जो एबिलिटी होती है भगवान को देखने की, वो खत्म हो जाती है हमारे पास में। तो वर्ड्सवर्थ की जो लाइन है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, इसका मतलब क्या है कि चाइल्डहुड हमारा शेप करता है अडल्ट को, और चाइल्डहुड हमारे को ज्यादा आपका डीप विजडम देता है। ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस भी आपके सेम ही कॉन्सेप्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, विच इज प्योर अनकरप्टेड चाइल्ड लाइक विजन। तो चाइल्डहुड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था ऑनेस्टी, इमेजिनेशन और मॉरल क्लैरिटी को यहाँ पे। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट इन सुपरनैचुरल, गॉथिक, मिस्टीरियस को। अब रोमांटिक्स एक्सप्लोर कर रहे थे आपके ड्रीम्स वगैरह को, भगवान को, गोस्ट को, मैजिक को, लेजेंड्स को, है ना। और ये आपके सारी चीजें कहाँ आते हैं? अपने आपके हर ह्यूमन माइंड के जो कॉर्नर में आपके डार्क कॉर्नर्स होते हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे थे। जैसे कॉलरिज का जो द राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर है, वहां पे क्या देखने को मिलेगा? कर्स, गोस्ट, स्पेक्ट्रल शिप्स। मैरी शैली के फ्रैंकेनस्टाइन में साइंस, हॉरर, मॉरल इमेजिनेशन। तो ये सब का एग्जांपल आप यहाँ दे सकते हो। इन्होंने, रोमांटिक्स ने आपके सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को यूज किया था ताकि वो एक्सप्रेस कर सके अपने अंदर के डर को, डिजायर्स को, और वो जो अननोन है उसके बारे में बात कर सके फ्रीली। इंडिविजुअलिज्म, सब्जेक्टिविटी, पर्सनल विजन। अब रोमांटिक पोएट्री बहुत ही डीपली पर्सनल थी। पोएट की वॉइस और उसका एक्सपीरियंस था वो मैटर करता था रोमांटिक पोएट्री में। जैसे लॉर्ड बायरन का जो चाइल्ड हराउल्ड है वो क्या है? इट इज अ हीरो शेप्ड बाय हिज ओन मूड एंड रेबिलियन। शैले का एडोनस क्या है? यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने पर्सनल ग्रीफ और आपके स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन को। किसके ऊपर एलिजी है एडोनस? किड्स के ऊपर है। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएट्री बनाई उनकी वॉक्स के थ्रू। शाम के वॉक पे निकल गए, कुछ ख्याल आया और उसके ऊपर पोएट्री लिख दी। तो हर पोएट यहाँ पे अपना एक इनर वर्ल्ड लेकर आया और उसने अपने इनर वर्ल्ड को सेंटर बनाया अपनी पोयम में। अब बात करें रिजेक्शन ऑफ क्लासिकल रूल्स एंड पोएटिक डेकोरम।
तो रोमांटिक्स दे ब्रोक अवे फ्रॉम नियो क्लासिकल रिस्ट्रिक्शंस, लॉजिक और रीजन से दूर भाग गए ये सबसे पहले। दे डिड नॉट वांट टू फॉलो फॉर्मल रूल्स, ना ही कोई हीरोइक कुप्लेट्स में लिखना था और ना ही कोई मॉरल प्रीचिंग देनी थी उनको। इसीलिए आपको इनके वर्क्स में कोई फिक्स मीटर नहीं दिखेगा, कोई स्ट्रिक्ट पैटर्न नहीं दिखेगा। जैसे प्रेल्यूड, प्रेल्यूड आपका लिखा तो गया ब्लैंक वर्ड्स में, ब्लैंक वर्ड्स कैसा होता है आपका, फ्री फ्लोइंग होता है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता। तो आपके जो रोमांटिक्स थे, इन्होंने सटायर और रिजिड लॉजिक को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, हम कोई सरकाजम नहीं मेंशन करने वाले। और इंस्टेड क्या चूज किया उन्होंने, लिरिसिज्म, स्पॉन्टेनिटी और इमेजिनेशन को। वर्ड्सवर्थ ने आपकी बहुत ही सिंपल सी भाषा को चूज किया यहाँ पे, रादर देन यूजिंग वेरी ग्रैंडियर और ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज। उन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा चूज की है, आप पढ़ोगे तो आप भी आसानी से समझ जाओगे। तो कोई पॉलिश या हाई डिक्शन नहीं है जैसे पोप और ड्राइडन ने यूज किए थे। इन लोगों का मानना था रोमांटिक्स का कि पोइट्री को आपको, जब आप पढ़ो पोइट्री तो वो भाई आपका नेचुरल साउंड करनी चाहिए, पर्सनल, और आप उससे कनेक्टेड फील कर सको, ऐसी होनी चाहिए। अब आपके इसकी मेन आइडियल्स क्या थे, फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस का बात करें तो पहला आता है पैंथिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पैंथिज्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब है कि आपके जो नेचुरल वर्ल्ड है, नेचर में भगवान को देखना, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, क्लाउड्स, इन सब में भगवान को देख रहे हो आप। तो रोमांटिक्स बिलीव करते थे कि भगवान सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में नहीं, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट है, ये हर जगह ये प्रेजेंट है। जैसे टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ ने बोला है कि नेचर गिव्स हिम लॉफ्टी थॉट्स। अब ये जो लॉफ्टी थॉट्स है और वो जो फीलिंग ऑफ प्रेजेंस, तो वो उसको गाइड करती है। अब ये जो प्रेजेंस यहाँ पे बताया था, इट इज द सेंस ऑफ गॉड इनसाइड नेचर हिमसेल्फ, ठीक है। फिर आता है आपका आइडियलिज्म का बात करें तो आइडियलिज्म क्या है, द माइंड दैट शेप्स रियलिटी, कॉलरिज का कॉन्सेप्ट था। अब आइडियलिज्म का मतलब क्या है कि जो दुनिया है, वर्ल्ड है, ये पार्टली क्रिएट किया गया था हम क्रिएट किया जाता है कि कैसे हम सोचते हैं और कैसे हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं। तो हमारा सोचना और समझना हमारे वर्ल्ड को क्रिएट करता है, सामने की दुनिया को। तो रोमांटिक्स का मानना था कि इमेजिनेशन कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि हमारे माइंड की पावर है एक मीनिंग को क्रिएट करने की। जैसे कुबला खान में कॉलरिज ने अपनी इमेजिनेशन से पूरा का पूरा एंटायर ड्रीम पैलेस बना दिया, रिवर्स बना दी, वैलीज बना दिया। तो ये आपका, वो असली दुनिया में तो वहां पर रहता नहीं है, आपका एग्जिस्ट नहीं करता, बट माइंड मेक्स इट रियल। तो ये यहाँ पे अपने आइडियलिज्म के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं। दूसरा एग्जांपल डिजेक्शन एंड ऑड का ले लो कॉलरिज का, जहां पे ये बोलते हैं वी रिसीव व्हाट वी गिव। मतलब क्या है इसका, मतलब है कि जो आउटर वर्ल्ड है वो ब्यूटीफुल तो फील करता है, और वो कब ब्यूटीफुल फील करता है, ओनली व्हेन द इनर माइंड इज जॉयफुल। अगर हम अंदर से खुश होंगे तभी हम बाहरी दुनिया की खुशी को महसूस कर पाएंगे, उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी को हम यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। अगर हम अंदर से दुखी हैं तो हमारा कुछ मन ही नहीं करता फिर बाहर कुछ करने का। तो इन शॉर्ट, रियलिटी आपकी फिक्स नहीं होती है, इट चेंजेस विद इमोशन एंड इमेजिनेशन एंड हाउ वी इंटरप्रेट इट। फिर बोल रहे हैं रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स। अब रोमांटिक पोएट्स ये इंस्पायर्ड थे कौन सा आइडिया के साथ में, कि सोसाइटी बदल सकती है आपकी, और ऑपरेशन जो होता है ये हमेशा सदाबहार नहीं होता है आपका। तो ये सपोर्ट कर रहे थे लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और फ्रीडम को। जैसे आपकी जो पहले की अर्ली वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स वगैरह थी, वो सपोर्ट कर रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन को। उनका मानना था कि ये रेवोल्यूशन इनको जस्टिस लेकर आएगा कॉमन लोगों तक। शैले भी ओपनली अटैक कर रहे थे अपने राजा, टेरेंस और चर्च के ऊपर। जैसे कि और टू द वेस्ट विंड में ही कॉल्स द विंड अ फोर्स, एक लाइन बोली ना, ड्राइव माय डेड थॉट्स। तो ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ये वेस्ट विंड एक नया रेवोल्यूशन लेकर आ रही है। तो रोमांटिक्स का मानना था कि लिटरेचर शुड अवेकन फ्रीडम एंड चैलेंज इनजस्टिस। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका एक हेलेनिज्म का। हेलेनिज्म क्या है आपका, ग्रीक ब्यूटी एंड मिथ्स, जॉन कीट्स का कॉन्सेप्ट है। हेलेनिज्म मतलब एडमिरेशन फॉर ग्रीक आर्ट, स्कल्पचर, माइथोलॉजी एंड ब्यूटी। अब ये हेलेन जो थी ग्रीक से बिलोंग करती थी, इसलिए कॉन्सेप्ट है ये हेलेनिज्म का यहाँ पे। तो रोमांटिक्स का मानना था एंशिएंट ग्रीस रिप्रेजेंट करता है प्योर ब्यूटी, बैलेंस और आर्टिस्टिक परफेक्शन को। तो इसीलिए कीट्स के जो पोएम है ये आपकी भरी हुई है ग्रीक रेफरेंसेस से। ऑड ऑन अ ग्रेशियस अर्न में जो वास होता है वहां पे आपको ग्रीस की क्लासिकल फिगर्स देखने को मिलेगी, लामिया, हाइपीरियन, एंडेमन, ये सब ग्रीक मिथ्स के ऊपर बेस्ड ऑन है। तो ये वर्शिप करते थे ब्यूटी को जो कंप्लीटली ग्रीक होती थी अपनी स्पिरिट में। ये इन्होंने बोला भी है कीट्स ने अपना, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। तो कीट्स सॉ ब्यूटी एज अ स्पिरिचुअल ट्रुथ, अ वेरी ग्रीक आइडिया, इसीलिए हेलेनिज्म से बिलोंग करता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन मॉरल एंड इमोशनल ट्रुथ ओवर रैशनल लॉजिक।
रोमांटिक्स का मानना था द हार्ट नोज ट्रूथ, द माइंड कैन नॉट कैलकुलेट। मतलब लॉजिक यूजफुल होता है लेकिन इमोशंस आपके ज्यादा गहरी अंडरस्टैंडिंग को रिवील कर सकते हैं। आप एक हद तक ये लॉजिक के साथ में कुछ चीज को यहाँ पे पहुंच सकते हो। अगर और डीपर जाना है तो आपको अपना हार्ट को यूज करना ही पड़ेगा, इमोशंस को यूज करना ही पड़ेगा। जैसे ऑटो नाइटिंगेल में कीट्स ने यहाँ पे कुछ भी चीज आपके लॉजिकली आर्ग्यू नहीं करी है, बल्कि ही इमोशनली एक्सपीरियंसेस ब्यूटी एंड मॉर्टेलिटी। वर्ड्सवर्थ भी अपनी पोइट्री में सिंपल रूरल सीन्स को यहाँ पे सिखाते हैं और उनको ज्यादा विजडम के साथ में बताते हैं। शैली भी अपने इमोशनल आइडियलिज्म, कौन से वर्क में आपके वो जो द मास्क ऑफ एनार्की है वहां पे ये कैरी कर रहे हैं अपने मॉरल ट्रूथ और इन सारी चीजों को लेके, कोई लॉजिक से लेके बात नहीं कर रहे हैं। तो इनका मानना था कि इमोशनल एक्सपीरियंस जो होता है वो आपके मॉरल ट्रूथ को रिवील करता है, और रैशनल लॉजिक ये एक लिमिट तक आपके ट्रूथ को रिवील कर सकता है, उससे आगे आपको इमोशनल एक्सपीरियंस के पास बात करनी पड़ेगी। फिर आता है लैंग्वेज वगैरह किस तरह का है। तो इन लोगों ने आपका सिंपल एवरीडे लैंग्वेज को चूज किया था, रिजेक्ट किया था बहुत ही पॉलिश आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो आपके पोप और ड्राइडन वगैरह यूज कर रहे थे। इमेजरी बहुत ही रिच होती थी यहाँ पे। रोमांटिक पोइट्री आपको भरी हुई दिखाई देगी पिक्चर्स ऑफ नेचर के साथ में, काम विलेजेस है, आपके वाइल्ड माउंटेन्स है ना। अगर पेस्टल पोइट्री है तो सिंपल रूरल लाइफ दिख जाएगी, अगर सबलाइम पोइट्री है तो ओवरवेलमिंग और ऑ इंस्पायरिंग सीन्स होंगे, जैसे स्टॉर्म्स चल रहे हैं, माउंटेन्स चल रहे हैं, है कि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वर्ड्सवर्थ के माउंटेन्स और लेक्स के बारे में उन्होंने बात की थी प्रेल्यूड में, और वाइल्ड विंड्स के बारे में बात कर रहे हैं शैले अपनी ऑटो द वेस्ट विंड में, और कीट्स के सेंसुअस सीन्स देखने को मिलेंगे आपको ऑटम में। तो इमेजरी आपके रोमांटिक पोएम्स में पोएम्स को बनाती थी बहुत ही रिलेटेबल, विजुअल, सिनेमैटिक, जिसको आप फील कर सकते हो, ठीक है। फिर बोल रहे हैं लिरिसिज्म, म्यूजिकलिटी, सेंसरी रिचनेस। तो रोमांटिक्स आपके ज्यादातर जो लिखते थे लिरिक पोइट्री में लिखते थे, जो पूरी तरह से भरी हुई थी म्यूजिकल रिदम के साथ में और बहुत ही सेंसरी डिटेल्स के साथ में इन्होंने मेंशन किया है। जैसे कीट्स के जो ऑड्स हैं एक तरह से गाने की तरह लगते हैं अगर आप पढ़ोगे उनको, फुल ऑफ टेस्ट, साउंड, साइट एंड टच। बायरन की पोएम्स भी कैरी करती है आपका एक म्यूजिकल स्टाइल को यहाँ पे। तो ये इन्होंने इस स्टाइल में इसलिए लिखा था क्योंकि ये राइटर्स मानने चाहते थे कि ये दे वांटेड पोएट्री टू बी फेल्ट विद ईयर्स एंड सेंसेस, सिर्फ समझने के लिए नहीं। फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स वगैरह का बात करें तो इन्होंने आपके जो ओल्डर पोएटिक फॉर्म्स थे उनको इमोशन और स्टोरी टेलिंग के थ्रू वापस जिंदा किया। जैसे कीट्स के ऑड्स है, ऑड ऑन अ ग्रेशियस सन, शैले के ऑड है, ऑड टू द वेस्ट एंड। बलार्ड्स का बात करें तो वर्ड्सवर्थ का लूसी ग्रे, वो आपका बलार्ड्स का एग्जाम्पल आ जाएगा। कॉलरिज का राइम ऑफ एंशिएंट मराइनन बलार्ड में आ जाएगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये एलिमेंट आपको बायरन की स्पीचेस में देखने के लिए मिलेगा, उनकी पोएम्स नरेटिव पोएम्स है लॉर्ड बायरन की। तो ये फॉर्म्स ने इनको अलाउ किया आपके राइटर्स को एक बहुत ही डीप एक्सप्रेशन और पावरफुल नरेशन के साथ में अपने वर्क्स को लिखने के लिए। फिर ये बात करते हैं फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पर्सन आई। अब यहाँ पे क्या है, ये रोमांटिसिज्म सेंटर करता था इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर। पोएट बात कर रहा है खुद के माइंड, हार्ट और मेमोरी के साथ में। और आप देखोगे कि वर्ड्सवर्थ की सारी पोएम्स अपना पर्सनल एक्सप्रेशन है उनका खुद का। जैसे आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, है ना। तो ये बहुत ही डीपली पर्सनल वॉइस होती है। तो पोएट यहाँ पे आपका सेंटर बन जाता है पोएम का। फिर आता है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। तो कॉलरिज का मानना था कि इमेजिनेशन नेचुरली लीड करती है सुपर नेचुरल के पास में, लेकिन साइकोलॉजिकल डेप्थ के साथ में। जैसे गोस्ट शिप, कर्स, स्पिरिट्स, ये सब कहाँ देखने को मिलेंगे, राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर में। ड्रीम लाइक एन्चांटमेंट क्रिस्टबल में देखने के लिए मिल जाएगा आपको। सररियल विजन्स कुबला खान में। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपके एक्सप्रेस करते हैं मिस्ट्री को, फियर को, और जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें। फिर बोल रहे सिंबोलिज्म, मिथ एंड एलिगरी। अब रोमांटिक्स यूज करते थे सिंबल्स को टू एक्सप्रेस डीपर इमोशनल एंड फिलोसॉफिकल ट्रूथ। जैसे ऑटो नाइटिंगेल में इटर्नल वॉइस ऑफ आर्ट्स किसकी है, कीट्स ने बात की है। वेस्ट विंड में यहाँ पे आपका विंड को कैसे बताया, रेवोल्यूशन और रिन्यूअल की तरह बताया है। अर्न को किस तरह सिंबलाइज किया, टाइमलेस ब्यूटी की तरह सिंबलाइज किया है। और नेचर क्या रिवील करता है, मॉरल ट्रूथ को रिवील करता है। तो ये आपके जो सिंबल्स यूज किए गए थे ये कनेक्ट करते हैं आपकी हर रोज की इमेजेस को एक आपके डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग के साथ में, ठीक है। जॉनरे का बात करो तो मेजर सबसे डोमिनेंट फॉर्म जो था आपकी पोएट्री का रोमांटिक्स में वो था लिरिकल पोएट्री में। तो लिरिक पोएट्री आपका हार्ट बीट बनी रोमांटिसिज्म का। शॉर्ट थी, म्यूजिकल पोएम थी जो एक्सप्रेस कर रही है प्योर इमोशनल पर्सनल इमोशंस को। आप एक तरह से फील कर सकते हो कि पोएट का माइंड क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। कीट्स के ऑड्स, वर्ड्सवर्थ का पोएम्स वगैरह इसके एग्जाम्पल है। नेचर पोएट्री,
अब नेचर यहाँ पे सिर्फ सीनरी नहीं है, इट बिकेम अ टीचर, एक दोस्त बना, एक स्पिरिचुअल गाइड बना रोमांटिक पोएट्स के लिए। वर्ड्सवर्थ की लेक, शैली की विंड, कीट्स के सीजन्स, ये सब ने नेचर को बदल दिया एक सोर्स ऑफ विजडम की तरह। ऑड्स का बात करें तो ऑड्स बहुत ही फॉर्मल होते थे और इमोशनल पोएम होती थी जो एड्रेस कर रही है किसी चीज को, या तो विंड को, या बर्ड को, या नाइटिंगेल को, या सीजन को। कीट्स और शैले ने ये ऑड्स को यूज किया था ताकि वो एक्सप्लोर करे अपनी ब्यूटी, आर्ट और होप को यहाँ पे। ठीक है, बलाड्स का बात करें तो बलाड्स में ये आपकी स्टोरी पोएम्स है। क्या होते हैं बलाड्स? इनके थ्रू आप है ना पोएम में स्टोरी बताते हो। तो ये आपके यूजुअली क्या होता है, इनमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, भूत, गोस्ट, भगवान, ये सब देखने को मिलेंगे, और साथ ही में फोक एलिमेंट्स भी जोड़ दिए जाते हैं यहाँ पे, और एक आपका ड्रामेटिक नैरेटिव के साथ में इसको बताया जाता है। एग्जाम्पल है कॉलरिज का एंशिएंट मराइनर हो गया, वर्ड्सवर्थ का द इडियट बॉय हो गया, है ना। तो ये आपका इन्होंने रिवाइव किया था आपका एंशिएंट बलाड ट्रेडिशंस। ये आपको पहले स्टार्टिंग में आपको जो लिटरेचर का बिगिनिंग था वो पहले आपके बलाड्स के साथ में स्टार्ट हुआ था। गॉथिक एंड सुपरनेचुरल पोएट्री का बात करो तो ये जो फॉर्म है ये एक्सप्लोर करता है डार्क मिस्ट्रीज को, हॉन्टिंग वाली सेटिंग्स को, वो डरावनी डरावनी भूत वाली, सुपरनेचुरल फोर्सेस को, और आपके साइकोलॉजिकल फियर को। कॉलरिज का क्रिस्टबेल और एंशिएंट मराइनर, और ये सब चीजें आपके दिखाती है रोमांटिक्स का फैसिनेशन, जो आपके ईरी और अननोन के लिए बहुत ही ज्यादा था। वो जानना चाहते थे कि इसमें क्या है, आगे क्या है। पर्सनल एसेज वगैरह देखो, अर्ली बिगनिंग्स ऑफ द पर्सनल एसे लैम्ब और हैजलिट का। तो रोमांटिक प्रोज ने इंट्रोड्यूस किए बहुत ही इंटीमेट और कन्वर्सेशनल एसेज, जैसे कि वो अपने थॉट्स को अपने दोस्त के साथ में शेयर कर रहे हैं थ्रू अ लेटर। तो लैम्ब्स के जो एसेज थे ये नॉस्टैल्जिक थे, जैसे एसेज ऑफ एलिया हो गया। हैजलिट के एसेज थे ये रिफ्लेक्शंस थे ऑन वॉकिंग एंड इमेजिनेशन। थॉमस डी क्विंसी के एसेज कैसे थे? ड्रीम लाइक कन्फेशंस थे, जिन्होंने मॉडर्न पर्सनल राइटिंग को शेप किया। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, यहाँ पे आप डी क्विंसी का नाम भी लोगे यहाँ पे। नेक्स्ट आओ, की राइटर्स कौन है आपके यहाँ पे? सबसे पहले आपके जो नेचर फोकस्ड, और ये आपके जो इनको देख लो, ये है, ये जो आपके फर्स्ट जनरेशन थे ये आपके नेचर फोकस्ड राइटर थे, और रिफ्लेक्टिव राइटिंग्स के ऊपर इनका मेजॉरिटी वर्क का थीम बेस्ड ऑन था। तो फर्स्ट जनरेशन के कौन से राइटर्स आ जाते हैं आपके? वर्ड्सवर्थ आगे, जिनका मेन थीम होता था नेचर, मेमोरी, चाइल्डहुड, इनोसेंस। फिर आते हैं कॉलरिज, इनका इमेजिनेशन, ड्रीम्स, सुपरनेचुरल। फिर आ जाते हैं आपके रॉबर्ट साउदी, ये पेट्रोइटिक और नैरेटिव मॉरल पोएम्स लिखते थे। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट जनरेशन के राइटर्स। सेकेंड जनरेशन के राइटर्स, अब ये क्या थे? ये थोड़े से रेबेलियस थे, इनका टोन आपको रेबेलियस देखने में मिलेगा यहाँ पे, है ना। और कैसा था? इंटेंस था, और पूरा का पूरा भरा हुआ था एकदम आपकी यूथफुल एनर्जी के उसके साथ में, जोश के साथ में। तो ये आपके हो गए सेकंड जनरेशन के राइटर्स। कौन कौन आते हैं? पर्सी बिसी शैले आ जाते हैं। इनके राइटिंग्स में आपको रेवोल्यूशन, आइडियलिज्म, विंड, फायर, होप जैसे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। जॉन कीट्स के ब्यूटी, आर्ट, मोर्टेलिटी, और ये जाने जाते हैं अपनी सेंसरी इमेजेस के लिए। ठीक है, लॉर्ड बायरन ये हीरोइक पैशन, एक्सोटिक सेटिंग्स और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज के लिए जाने जाते हैं। तो ये हैं आपके सेकंड जनरेशन के रोमांटिक्स। ठीक है, फिर आते हैं आपके प्रोज रोमांटिक एसेइस्ट। आप इनको बोल सकते हो ये दिल से लिखते थे, इमोशन से लिखते थे। सो देवर प्रोज रोमांटिक एसेइस्ट विद हार्ट, जैसे चार्ल्स लैम्ब हो गया। इनके एसेज में कौन सा फील मिलेगा आपको? नॉस्टैल्जिक, इमोशनल और बहुत ही डीपली पर्सनल एसेज लिखते थे। हैजलिट का आ गया, हैजलिट शार्प और क्रिटिसिज्म के बारे में लिखते थे, साइकोलॉजी, इमेजिनेशन जैसा देखने को मिलेगा। डी क्विंसी के वर्क ज्यादातर आपके ऑटोबायोग्राफिकल होते थे, और ओपियम जो मतलब ओपियम इन्फ्लुएंस प्रोज कह सकते हो कि ओपियम लेने के बाद में इनको ड्रीम आता था, और इनके वर्क्स मेजॉरिटी उसी के ऊपर बेस्ड ऑन थे। अब मेजर वर्क्स देखो आप इस एज के, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का जो था यहाँ पे लिरिकल बलाड्स, ये बुक ऑफिशियली लॉन्च करती है रोमांटिसिज्म को। ये आपके इस टाइम ने रिप्लेस किया क्लासिकल रूल्स को विद सिंपल लैंग्वेज, रूरल लाइफ और इमोशनल डेप्थ के साथ में। तो आपका राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर और टिंटन एबे दोनों इसी का पार्ट है। वर्ड्सवर्थ का द प्रेल्यूड एंड टिंटन एबे, तो प्रेल्यूड वर्ड्सवर्थ का लाइफ लॉन्ग ऑटोबायोग्राफी है, पोएट्री में लिखी है उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने बताया था हाउ नेचर शेप्ड हिज माइंड। और टिंटन एबे क्या चीज है? टिंटन एबे रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी मेमोरी के ऊपर, चाइल्डहुड के ऊपर, नेचर का हीलिंग पावर और स्पिरिचुअल काम के बारे में उन्होंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। कॉलरिज का कुबला खान और राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर का बात करें तो कुबला खान प्योर इमेजिनेशन है, ड्रीम इमेजरी है, और मिस्टिकल लैंडस्केप देखने को मिलेगा, सुपरनेचुरल विजन है। एंशिएंट मराइनर ये सारी चीजों को मिक्स करते हैं, ये सिन को, पनिशमेंट को, रिडेम्पशन को, और फिर एक सुपरनेचुरल ड्रामेटिक सी स्टोरी के बेस पे इसको बताते हैं। कीट्स का ऑड्स का बात करें, ऑटो नाइटिंगेल, तो
तो ऑड टू नाइटिंगेल और ऑड ऑन अ ग्रेशियस सन और ये सारी चीजें मास्टर पीसीज है इनके रिच इमेजरी और इमोशंस के। शैले का ऑड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, प्रोमीथियस अनबाउंड। तो शैले ने सब यूज किया था विंड, फायर, स्काई को और बर्ड्स को एज सिंबल्स ऑफ रेवोल्यूशन, होप और आपकी फ्रीडम का। प्रोमीथियस अनबाउंड इनका मिथिक ड्रामा है विच इज अबाउट रेबेलियन अगेंस्ट टिरेनी। बायरन का चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज का बात करें तो बायरन के जो वर्क थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आपका बायरनिक हीरो को। इनके वर्क्स में आपको देखने के लिए मिलेगा ये बायरनिक हीरो। ये हीरो कैसा होता है? रेबेलियस होता है, पैशनेट होता है, फ्लॉड होता है और लेकिन साथ में करिज्मेटिक होता है यहाँ पे। और डॉन जुआ का बात करें तो डॉन जुआ एक बहुत ही विटी और सटारिकल एपिक पोएम था जहां पे आपको शार्प ह्यूमर और इमोशनल डेप्थ देखने के लिए मिलेगी। लैम के एसियाज ऑफ एलिया का बात करें तो ये बहुत ही वार्म थे, नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शंस थे उनके बचपन के ऊपर, उनकी दोस्ती के ऊपर और उनकी डेली लाइफ का बात कर सकते हो। इन्होंने शेप किया आपके मॉडर्न पर्सनल एसेज को जिनको लिखा जा सकता है आपके इमोशंस और इंटीमेसी के साथ में। थीम्स देख लो यहाँ पे, थीम कैसे बात की है? नेचर एज लिविंग स्पिरिट की तरह बात किया था। तो नेचर यहाँ पे बैकग्राउंड में नहीं है बल्कि यहाँ पे जिंदा है नेचर, ठीक है। सॉलिट्यूड रिफ्लेक्शन का बात करें यहाँ पे तो रोमांटिक पोएट्स इनको मतलब मीनिंग कहाँ मिला था? अपने उन क्वाइट मोमेंट्स में, वो इनके जो अकेले वॉक पे जाते थे उनमें, ठीक है। तो ये मेलंकनी बनी इनका सोर्स, जरिया बना इनका डीप इनसाइट्स का। कीट्स और वर्ड्सवर्थ इनके लिए बड़ा ये पॉपुलर था ये। लव, ब्यूटी, इनोसेंस, चाइल्डहुड, ये सारी मेजर थीम्स देखने के लिए मिल जाएंगी क्योंकि चाइल्डहुड रिप्रेजेंट्स प्योरिटी एंड ट्रूथ, ठीक है। और कीट वर्शिप करते थे ब्यूटी को। सुपर नेचुरल ड्रीम लाइक एक्सपीरियंसेस, तो रोमांटिक्स एक्सप्लोर करते थे मिस्टीरियस और अननोन को। कॉलरेज इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। गॉथिक फियर, मिस्ट्री, रेवोल्यूशन, ये सारी की सारी मेजर थीम्स आपको इनके वर्क्स में दिखाई देंगी, सारे एलिमेंट्स। अब इसका इन्फ्लुएंस क्या रहा था आपके अर्लियर मोमेंट्स वगैरह में यहाँ पे? तो देखो ये क्या था, ये रिएक्शन था न्यो क्लासिसिज्म का। रोमांटिसिज्म बेसिकली एक रेबिलियन था अगेंस्ट टाइट पॉलिश रूल्स जो न्यो क्लासिसिज्म ने थोपे थे, जहां पे पोप और ड्राइडन आपके ऑर्डर, लॉजिक और डेकोरम को डिमांड कर रहे थे। रोमांटिक्स चाहते थे कि इमोशन, इमेजिनेशन और क्रिएटिव फ्रीडम उनके पास हो। तो ये शिफ्ट था व्हाट शुड बी रिटर्न टू व्हाट द हार्ट फील्स को लेके। ये इंस्पायर्ड थे रोसो की फिलोसफी के साथ में कि मैन इज बॉर्न फ्री। रोसो का आइडिया था अबाउट नेचुरल ह्यूमन गॉडेस कि ये आपका फ्री होता है सोसाइटी से, है ना। तो ये अपने इस कॉन्सेप्ट से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे और इसी फ्रीडम के बारे में ये बार बार बात कर रहे हैं। रिवाइवल ऑफ द मिडाइवल रोमांसेस एंड फोक ट्रेडिशंस, रोमांटिक्स दे टर्न अवे फ्रॉम क्लासिकल हीरोज और इन्होंने रीडिस्कवर किया अपने बलार्ड्स को और जो एंशिएंट स्टोरी टेलिंग था और उनकी थीम्स को। और यही एक्सप्लेन करता है कि व्हाई कॉलरिज रोट एंशिएंट मराइनर एंड क्रिस्टबल एंड व्हाई वर्ड्सवर्थ रिवाइव फोक बलार्ड्स, क्योंकि मिडाइवल स्टोरी कैरी करते थे इमेजिनेशन और वंडर को। इंस्पायर्ड बाय एनलाइटनमेंट डिबेट्स बट टर्न अवे फ्रॉम रैशनलिज्म, रोमांटिक्स रिस्पेक्ट करते थे एनलाइटनमेंट को लेकिन जो फोकस कर रहा था ह्यूमन राइट्स के ऊपर, पर साथ ही में इन्होंने रिजेक्ट किया था जो कोल्ड रैशनैलिटी ये अपने साथ में लेकर आया था। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि रीजन गाइड्स लाइफ, इन्होंने आर्ग्यू किया था कि इमोशन, इंट्यूशन ये आपके ज्यादा गहरे में सच्चाई को छुपाते हैं। हाउ दिस मूवमेंट इन्फ्लुएंस लेटर पीरियड्स, तो पहला है कि इंस्पायर्ड विक्टोरियन नेचर पोइट्री, टेनिसन का। तो विक्टोरियन पोएट्स ने रोमांटिसिज्म का जो लव था नेचर के लिए उसको इनहेरिट किया था, लेकिन वो थोड़े से और डिसिप्लिन वे में उन्होंने लिखा। जैसे कि टेनिसन का लोटस ईटर्स है, आइडल टीयर्स है, ये आज भी आपकी रोमांटिक सेंसिटिविटी को कैरी कर रहा है। इन्फ्लुएंस अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट एमरसन, थॉरो, तो अमेरिकन थिंकर्स एमरसन और आपके थॉरो जो थे, इन्होंने आपके रोमांटिक आइडिया को और भी एक्सपेंड किया। और वो क्या था आइडिया कि नेचर इज डिवाइन। तो इनका मानना था कि सेल्फ रिलायंस इज ऑल्सो असेंशियल। तो जैसे आपका एमरसन का जो वर्क है आपका वॉल्डन हो गया, इट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम रोमांटिक स्पिरिचुअलिज्म ऑफ नेचर। फिर आता है शेड मॉडर्न एनवायरमेंट राइटिंग। तो रोमांटिसिज्म का जो बिलीफ था कि नेचर आपका लिविंग, सेक्रेड और थ्रेटेंड इन है, इसने इन्फ्लुएंस किया था आपके मॉडर्न इकोलॉजिकल लिटरेचर को। प्रोवाइडेड द इमोशनल एंड फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फॉर मॉडर्निज्म टू रेबल अगेंस्ट। अब ये जो है आपका यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, मॉडर्निस्ट जो थे दे रिजेक्टेड रोमांटिक इमोशनल यूनिटी को, लेकिन उसको रिप्लेस किया था इन्होंने फ्रेगमेंटेशन, अनसर्टेनिटी और आयरनी के साथ में। तो इमोशनल डेप्थ जो रोमांटिसिज्म की थी वो उसको शेप किया गया था मॉडर्निस्ट इंट्रोस्पेक्शन के साथ में। पर्सनल लिरिक कंटिन्यूज एज डोमिनेंट पोएटिक फ्रॉम ग्लोबली। तो रोमांटिक्स एम्फेसाइज कर रहे थे आपके पर्सनल जो होता है ना हमारा आई के ऊपर, तो इमोशंस और इनर लाइफ दैट शेप्ड ऑलमोस्ट ऑल लिटर पोइट्री। तो टैगोर से नेरुडा के सारे आपके जो इंग्लिश पोइट्स हैं उनमें ये आपको शिफ्ट देखने के लिए मिल जाएगा।
कंपैरिजन करो आप यहाँ पे आपके रोमांटिक्स वर्सेस न्यू क्लासिकल में यहाँ पे, तो देखो रोमांटिक्स को आपके इमोशंस को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, नेचर को, फ्रीडम को, इंडिविजुअल को। न्यू क्लासिकल रीजन, सोसाइटी और रूल्स इनको दे रहा था यहाँ पे। विक्टोरियन में ये आपके रोमांटिक्स किस पे फोकस कर रहे थे, आइडियलिस्टिक इमेजिनेटिव पे। ये भी सेम चीज पे फोकस कर रहे थे लेकिन मोर डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड थे, ठीक है। रोमांटिक वर्सेस मॉडर्न का, रोमांटिक बिलीव करते थे यूनिटी विद नेचर, हार्मनी, और मॉडर्न ने क्या किया था, इसको थोड़ा शेप कर दिया था, फ्रेगमेंटेशन, अलिनेशन और डाउट के साथ में ये अब इसको अपना रिप्रेजेंट कर रहे थे पोएट्री को यहाँ पे। ये फेमस कोट्स और आपके क्रिटिकल ओपिनियन है जिनको आप एक एक बार रीड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये इम्पैक्ट क्या रहा था आपका यहाँ पे ये आपका लिटरेचर एंड कल्चर के ऊपर। तो सबसे पहला तो था यहाँ पे कि इट गेव, द रोमांटिसिज्म गेव इंग्लिश पोएट्री इट्स मोस्ट लिरिकल एंड इमोशनल एज। बिल्कुल सही है। इन्होंने शिफ्ट किया आपका फोकस नेचर, नेचर से कॉमन मैन पर्सनल इमोशन में लेकर आई है। इन्होंने पोएट्री को रिडिफाइन किया एज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ, डीप इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट, म्यूजिक, फिलोसफी। और इन्होंने कैनोनाइज किया नेचर पोएट ट्रेडिशन इन वर्ल्ड लिटरेचर में। ये सारे इंपॉर्टेंट है। लिरिकल बलाड 1798 आपका रोमांटिक मैनिफेस्टो कंसिडर किया गया है। प्रीफेस यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की थ्योरीज हैं। इमेजिनेशन कॉलरिज बात करते हैं यहाँ पे। आपके ये सारे के सारे आपको इनको पढ़ना है, रीड करना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपके ऐप में अवेलेबल रहेगा, तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की तो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है इसका। अब यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखो। रोमांटिक एज इज जनरली कंसिडर्ड टू बिगिन विद 1798 के लिरिकल बलाड्स के पब्लिकेशन के साथ में ये एज स्टार्ट होती है। लिरिकल बलाड्स वाज पब्लिश्ड बाय वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का जॉइंट कोलैबोरेशन था। द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ रोमांटिक पोएट्रीज क्या है, सेंट्रल एलिमेंट यहाँ पे इमेजिनेशन और इमोशन है यहाँ पे आपका। नेचर इज द टीचर एंड मॉरल गाइड इज एसोसिएटेड विद, वर्ड्सवर्थ के साथ में एसोसिएट किया गया है। वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि नेचर आपके लिविंग स्पिरिचुअल पावर कैरी करता है जो हमको विजडम, पीस और मोरालिटी सिखाती है। टिन टर्न, प्रेल्यूड, उनमें ये वाला फिलोसफी आपको साफ दिखाई देगा। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज कॉइन्ड बाय कीट्स, कीट्स ने ये वाली आपकी नेगेटिव कैपेबिलिटी कॉइन की थी। मतलब क्या है, इसका मतलब है एबिलिटी टू स्टे विद अनसर्टेनिटी, मिस्ट्री एंड डाउट, और जहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आपका पोएट खत्म हो किसी लॉजिकल एंडिंग के साथ में, ठीक है। तो इनका मानना था कि आपकी जो इमेजिनेशन है ये और भी थ्राइव करती है ओपननेस में, जब कोई आपका फिक्स्ड आपका एंडिंग नहीं दिया हो आपने। विच पोएट इज नोन एज द बायरोनिक हीरो, क्रिएटर कौन है यहाँ पे, लॉर्ड बायरन है यहाँ पे। उन्हीं को आपका क्रेडिट जाता है यहाँ पे लॉर्ड बायरन, ये बायरोनिक हीरो क्रिएट करने के लिए। और टू द वेस्टविंड इज रिटन बाय, किसने लिखी है, शैले का वर्क है और टू द वेस्टविंड यहाँ पे, जहाँ पे वेस्टविंड को सिंबल माना गया है रेवोल्यूशन का, रिन्यूअल का और स्पिरिचुअल पावर का। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म इज, क्या है की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे, किसका वर्शिप कर रहे हो, नेचर का वर्शिप कर रहे हो यहाँ पे आप अपना, ठीक है। द लेक पोएट्स इंक्लूड, कौन से आपके लेक पोएट यहाँ पे, किनको बोला जाता है आपके लेक पोएट यहाँ पे, तो ये है आपके वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी है यहाँ पे आपके, ठीक है। ये क्या है, लेक पोएट्स ये अपने आसपास तीनों साथ में रहते थे, उनके घर के पास में लेक थी, इसलिए उन्हें लेक पोएट्स बोला जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड में रहते थे ये, ठीक है, इसीलिए लेक पोएट्स बोला जाता है। और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके फर्स्ट जनरेशन वाले पोएट्स को। रोमांटिसिज्म वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट, किस चीज का रिएक्शन था, न्यू क्लासिकल रैशनलिज्म का आपका ये रिएक्शन था यहाँ पे, ठीक है। सो ये था आपका रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर। अगर आपने इसको पढ़ लिया, इसको रीड कर लिया या फिर ध्यान से एक बार सुन लिया, तो ये हमेशा आपको याद रहने वाला है और आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये आपको आपकी विद्वान ऐप में आपको अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ के लिए। और साथ ही में आपके फ्री मॉक टेस्ट वगैरह भी अपलोड होते हैं एवरी संडे टू संडे, दैट ऑल्सो यू कैन अटेंड। ये iOS के लिए है और ये टेलीग्राम के लिए आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज, ठीक है। सो ये वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।